जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और हम इस क्लास में हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा इतिहास का विषय भी चल रहा है। मौर्य साम्राज्य को लेकर हमने बात की है। अभी हमने अशोक के संबंध में बात की थी पिछली क्लास में, अशोक के जो शिलालेख थे उसके संबंध में बात की थी। अभी जो हम आज बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य रहा, पूरा मौर्य साम्राज्य जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक, इनका जो काल रहा, इनके काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। क्योंकि अक्सर इनसे प्रश्न पूछा जाता है, खास तौर पर जो इनके अधिकारी हैं उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, या फिर जो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय थी या जो उससे होने वाला टैक्स की प्राप्ति थी, राजस्व था, उसको क्या कहा जाता था। तो नामों को या उसको कि उस समय अर्थशास्त्र में उसे क्या कहा गया, तो इसको लेकर क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। तो हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे, और मौर्य साम्राज्य का जो एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का, तो मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि दो बुक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक अर्थशास्त्र है कि अर्थशास्त्र क्या करता है, अर्थशास्त्र आपको ये बताता है कि कैसी प्रशासनिक व्यवस्था रही है। उसी तरीके से एक और पुस्तक है जो कि इंडिका है। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। और अर्थशास्त्र लिखी है किसने? कौटिल्य ने। क्लियर है? तो ये चीजें मैंने आप लोगों को पीछे भी क्लियर की है। पिछली क्लास जिन्होंने देखी है उनको पता ही है कि मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। मेगास्थनीज ने लिखी है इसको, किसको? इंडिका को, जो कि किसका राजदूत था? यह राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो प्रशासनिक व्यवस्था का जो एक आधार है, जो स्रोत है, वो मुख्य रूप से अर्थशास्त्र और इंडिका रहेंगे। और इसमें भी अर्थशास्त्र पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बातों का जिक्र किया गया है। तो जो अलग अलग चीजें हैं या अलग अलग कंसेप्ट है या अलग अलग पद है या अर्थ है, उनका क्या कंसेप्ट होगा। तो अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि जो मौर्य साम्राज्य है ना, ये मौर्य साम्राज्य कैसा है? केंद्रीयकृत है ना, केंद्रीकृत शासन है, यानी कि सेंट्रलाइज है। पावर कहाँ है? सारी शक्ति कहाँ है? सेंटर में है। यानी कि केंद्र में कौन है? केंद्र में राजा है। राजा के पास क्या है? सारी शक्तियां हैं। पावर जो है वो किसके पास है? संपूर्ण पावर किसके पास है? राजा के पास। सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज होने के बाद भी इस साम्राज्य की एक खूबी हमें ये देखने को मिलती है कि ये साम्राज्य जो है तानाशाही नहीं होता है, निरंकुश नहीं होता है। नहीं तो क्या होता है कि जब पावर किसी एक व्यक्ति के पास आ जाती है सारी, तो क्या होता है कि सब निरंकुश हो जाता है, तानाशाही हो जाता है। यानी जो उसके मन में आता है वो करता है, और लोगों को प्रताड़ित करना या लोगों का ध्यान नहीं रखना, प्रजा उससे दुखी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर राजा केंद्र में है। सारी शक्तियों का केंद्र कौन है? राजा है। पावर सारी किसके पास है? किंग के पास है, राजा के पास है। तो शासन प्रणाली कैसी है? केंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज नहीं है। यानी कि संघीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि क्या है? केंद्रीयकृत व्यवस्था है। सारी शक्ति राजा के पास है। लेकिन इसके बाद भी ये जो पावर एक साथ होने के बाद भी क्या है? निरंकुश नहीं होते हैं। निरंकुश नहीं होते हैं। ठीक है, निरंकुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके ऊपर एक प्रतिबंध आरोपित है राजाओं के। अब राजाओं के ऊपर भी प्रतिबंध आरोपित है। अब आप कह रहे होंगे कि राजा के ऊपर कैसे प्रतिबंध आरोपित हो सकता है, जबकि वो इतना शक्तिशाली है, उसके पास सारी पावर है, वही सारे नियम बना रहा है, वही सारी चीजों को दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं कि तुम निरंकुश हो जाओगे तो तुमको सजा दे दी जाएगी, पद से हटा दिया जाएगा, महाभियोग चला दिया जाएगा, है ना, जैसे राष्ट्रपति में महाभियोग चलाते हैं, वैसा वाला नहीं। यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा कि हम देखते हैं कि जो राजा है उसके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता का प्रतिबंध है, आदर्शों का प्रतिबंध है। और इन सब के बारे में जिक्र किसमें किया गया है? अर्थशास्त्र में किया गया है। कि जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा उसमें यह कहा कि एक राजा सारी शक्तियों का केंद्र होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर नैतिकता का प्रतिबंध होना चाहिए। वो नैतिक होना चाहिए, यानी कि प्रजा के हित में काम करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर अच्छे विचार होने चाहिए। तब तो वो क्या है? एक अच्छा राजा है, एक अच्छी केंद्रीयकृत प्रणाली को आगे बढ़ा सकता है। और इसके साथ साथ उसके अंदर क्या होनी चाहिए? दूरदृष्टिता होनी चाहिए। दूरदृष्टिता होनी चाहिए, दूरदृष्टि वाला होना चाहिए। तो हम ये चीज देखते हैं कि जो दूरदृष्टि हो और वो नैतिकता और आदर्शों पर चलने वाला हो। जैसे कि अशोक को मैंने बताया, अशोक ने धम्म नीति की घोषणा की। उसमें मुख्य रूप से क्या थी? यही तो थी, नैतिक शिक्षा है तो थी, नैतिक बातें ही तो। कि चंद्रगुप्त भी कुछ ऐसा ही था। चंद्रगुप्त कैसा था? उसको मैंने बताया था आपको कि उसको और उस नाम से, किस नाम से जाना जाता था? राज ऋषि कहा जाता था उसे,
है ना। राज ऋषि मतलब राजा भी है और ऋषि भी है, मुनियों की तरह व्यवहार करता है, लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करता है, सभी लोगों को एक समान रूप से देखता था, है ना। तो यहीं पर हमने लास्ट क्लास में अशोक से रिलेटेड जो 14 अभिलेख है, शिलालेख है, उससे आप लोगों को पता ही चल रहा होगा किस तरीके की नैतिकता उनके ऊपर बनी हुई थी। तो यहाँ पर कौटिल्य ने का जो अर्थशास्त्र है इसमें सप्तांग व्यवस्था दी गई है, यानी कि सप्तांग की विचारधारा दी गई है। अक्सर एक प्रश्न ये पूछा जाता है, मौर्य साम्राज्य में या कौटिल्य ने किसे राजा के कान कहे हैं, किसे राजा के कान कहे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शंस में होता है आमात्य, जनपद, दुर्ग या मित्र, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मित्र। मित्र को कौटिल्य ने राजा के कान कहे। सप्तांग की यहाँ पे परिभाषा दी है, तो उसको देखते हैं कि जो कौटिल्य ने सप्तांग की व्यवस्था दी है ना, वो क्या है। सप्तांग की व्यवस्था वाला जो कंसेप्ट है वो क्या है, ठीक है। सप्तांग की व्यवस्था किसने दी? अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दी, सप्तांग, ठीक है। सप्तांग की विचारधारा, इसका क्या कंसेप्ट है? सप्त अंग, यानी कि शरीर के 7 अंगों के समान 7 वस्तुओं को या 7 चीजों को आइडेंटिफाई किया कौटिल्य ने कि ये जो लोग हैं ये राजा के सहायक होंगे, है ना, और राजा के ये प्रमुख अंग होंगे, जैसे शरीर के अंग होते हैं। जैसे राजा जो स्वयं है ना, राजा क्या है? राजा किसी भी राज्य का सिर है ना, क्या है? सिर है, ये कहा। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आया अमात्य, अमात्य, इसके बाद का जो कंसेप्ट दिया अमात्य। अमात्य मतलब जो मंत्री है वो क्या है? वो राजा की आंखें हैं, या फिर जो साम्राज्य है उसकी आंखें हैं, उसकी आंखें हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है जनपद। जो राजा के जनपद है, राज्य के जो जनपद हैं वो क्या है? वो जांघें हैं, राजा की जांघें हैं। इसी तरीके से दुर्ग बाह है, दुर्ग क्या है? बाह। भुजाएं, भुजाओं को क्या कहा है? दुर्ग, यानी कि जो किले होते हैं, बड़े बड़े किले होते हैं, उनको क्या कहा है? दुर्ग कहा है। इसी तरीके से कोश को मुख कहा है, सेना को मस्तिष्क कहा है। इधर कर लेते हैं, कोश को क्या कहा है? मुख, सेना को मस्तिष्क, सेना को मस्तिष्क कहा है। और इसी तरीके से जो आपका है मित्र, वो किसे कहा है? वो कान को कहा है। तो इससे लेकर प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। अमात्य को लेकर प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौटिल्य ने सप्तांग की विचारधारा में आंखें किसे कहा है, भुजाएं और ये जो दुर्ग है बाह या भुजा किसे कहा है। तो वो ये 3 से जो है अक्सर प्रश्न बने हुए हैं। मित्र किसे कहा है? कान को कहा है। अमात्य आंखें हैं, दुर्ग बाहें हैं, जनपद क्या है? जांघें हैं, सिर जो है वो राजा है, कोश मुख है, जो कि फंड है ना राजा का, उसको ये बोला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद हम जो देखते हैं कि अर्थशास्त्र में जो अधिकारियों के बारे में बताया गया है, ठीक है, वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो प्रशासनिक व्यवस्था में काम करेंगे। सप्तांग का कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे नॉर्मली 1-2 नंबर से जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस जो हैं आपके उठते हैं। तो अर्थशास्त्र में 2 तरह के अधिकारियों की चर्चा की गई है। एक जो उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी, जो उच्च अधिकारी हैं ये ऐसे अधिकारी हैं जिनको क्या कहा जाता है? जिनको तीर्थ कहा जाता है। ये उच्च अधिकारी हैं, जो ऊंचे अधिकारी होते हैं उनको क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। एक जो नॉर्मल अध्यक्ष है, एक जो अध्यक्ष है, बस, ठीक है। तीर्थ और अध्यक्ष, यानी कि अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारियों क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। और एक जो होंगे वो अध्यक्ष होंगे। तो यहाँ पर जो तीर्थ है उनकी संख्या जो है टोटल अर्थशास्त्र में कितनी बताई गई है? 18 बताई गई है कि 18 प्रकार के उच्च अधिकारी यानी कि तीर्थ मौर्य साम्राज्य में थे। और इन 18 जो तीर्थ हैं या जो उच्च अधिकारी हैं, इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, महामात्र।
महामात्र। ठीक है, महामात्र जो शब्द है इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया, जैसे स्त्री महामात्र की स्थापना की, धम्म महामात्र की स्थापना की, है ना, और 3 उच्च राजकीय अधिकारियों की स्थापना की, युक्तक, रज्जुक और प्रादेशिक। तो ऐसे ही जो है ये महामात्र है, यानी कि 18 प्रकार के तीर्थों की बात की गई है। किसको क्या कहा जाता था, और जो महत्वपूर्ण है 18 के 18 हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जिनसे हमारे प्रश्न आते हैं उनको हम लोग समझेंगे। इसी तरीके से अध्यक्षों की बात करें तो 26 अध्यक्षों की जो है बात, यानी 26 प्रकार के अध्यक्ष होंगे, ऐसी बात अर्थशास्त्र में कौटिल्य के की गई है। तो अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो उच्च अधिकारी हैं, जो तीर्थ हैं, वो कौन कौन से तीर्थ प्रमुख हैं और उनको कौन कौन से विभाग हैं। तीर्थ एक तरफ उनका नाम लिखेंगे और हम एक तरफ देखेंगे कि उनसे संबंधित विभाग कौन से हैं। इससे प्रश्न कई बार हमारा बनता है, जैसे कि एक तरफ से लिखते हुए चलते हैं, समझ भी लेते हैं साथ साथ में, और कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा कि कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही है तो। चलिए, तो अगर हम पहला देखें, तीर्थों को देख रहे हैं, पहले हम अध्यक्ष को भी देखेंगे, पहले तीर्थ देख रहे हैं। पहले तीर्थ जैसे समाहर्ता, ये ऐसा तीर्थ है जो कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, कई बार पूछा गया। समाहर्ता, समाहर्ता कौन होता था, राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री। किसका, राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री। तो राजस्व विभाग के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, समाहर्ता। क्या कहा जाता है, समाहर्ता कहा जाता है। किसे कहा जाता है समाहर्ता, जो राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री है, यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रधानमंत्री है। कितना टैक्स आया, कितना हमने खर्चा करने को दिया, या कितना जो है हमने लोगों को दिया, या फिर कितना कल्याणकारी में खर्चा हुआ, तो वो सब कौन देख रहा है। यहाँ पे राजस्व विभाग का जो अधिकारी है कि मुख्य रूप से इसका काम क्या है, टैक्स कलेक्ट करना। जो टैक्स कलेक्ट करके इसके पास आ रहा है उसको देखना, ये क्या है, राजस्व विभाग का काम है। इसके बाद आता है दूसरा आपका सन्निधाता। ये भी कई बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पे मैं वही नाम मुख्य रूप से लिखने वाला हूं जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में बना रहता है और थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि आप उनके इन नाम से, तीर्थ के जो पद नाम है उससे मुख्य रूप से आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि उनका विभाग कौन होगा। लेकिन कुछ ऐसे हल्के भी नाम होते हैं, आसान नाम होते हैं, जिनसे आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनका विभाग क्या होगा। तो अगर ऐसे आ जाते हैं तो आप उसका अनुमान तो लगा ही सकते हैं, लेकिन ऐसे नाम जिनसे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि इनका विभाग क्या होगा, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो सन्निधाता क्या है, राजकीय कोषाध्यक्ष, राजकीय कोषाध्यक्ष। ये तीर्थ कहां का अध्यक्ष है, राजकीय कोष का, यानी कि जो फंड है उसका, है ना, जो राज्य का फंड है, पूरा संचित निधि है, मान लेते हैं जैसे भारत सरकार का संचित निधि होता है, उसी तरीके से सन्निधाता जो है उस राजकीय कोष फंड का, संचित निधि का एक तरीके कोष का अध्यक्ष है। कौन, सन्निधाता, सन्निधाता यानी कि राजकीय कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान मंत्री। इसी तरीके से आटविक, आटविक, जो आटविक होता है वो कौन होता है, वो वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता है। कहां का अधिकारी होता है, वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता है। तो जो वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता है उसे क्या बोलते हैं, आटविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आटविक। मैंने आप लोगों को बताया होगा कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है उसमें अशोक के कलिंग युद्ध की बात की गई है कि अशोक ने जो है कलिंग में युद्ध किया और जीता कलिंग को, वो तौशाली को जीता, उसका जो राजधानी थी उसको भी जीता। लेकिन वहां पर उस 13वें शिलालेख में एक अटाविक जातियों का भी उल्लेख किया गया है जो मुख्य रूप से जंगलों में रहा करती थी और हिंसा करने के लिए, अपराध करने के लिए जानी जाती थी। तो वहां से आप याद कर सकते हैं आटविक, जो कि वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। आटविक कहाँ का होता था, वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। प्रदेष्टा, चौथा हम लिख सकते हैं प्रदेष्टा। जो प्रदेष्टा होते थे वो कौन होते थे, ये मुख्य रूप से कमिश्नर होते थे। कमिश्नर मतलब जैसे कि आजकल हमारा क्या होता है,
प्रांत होता है, प्रांतों में जिले होते हैं, प्रांतों में मंडल होते हैं, मंडल में जिले होते हैं। तो मंडल पर जो उच्च अधिकारी होता है उसे हम बोलते हैं कमिश्नर, ठीक है। तो प्रदेष्टा मतलब वो व्यक्ति होता था, वो उच्च अधिकारी होता था जो मंडल का अध्यक्ष होता था, या फिर हम ये इस तरीके से भी काम करता था कि जो फौजदारी मामले हैं, है ना, जो फौजदारी मामले हैं उनको सुनवाई करने वाला सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था, है ना। तो फौजदारी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश हो गया, समझिए, प्रमुख न्यायाधीश हो गया, या फिर मंडल का प्रधान, मंडल का प्रधान ये होता था, ठीक है। कौन? प्रदेष्टा, प्रदेष्टा समझ सकते हैं, प्रदेष्टा कहाँ का है? फौजदारी न्यायालय का प्रमुख और मंडल का प्रधान। इसके बाद अगला अगर हम देखें तो व्यवहारिक, व्यवहारिक पांचवा व्यवहारिक। देखिए इन दोनों को एक साथ मैं एक के बाद एक लिख रहा हूं ताकि याद रहे। ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश कौन? व्यवहारिक। प्रदेष्टा कहाँ का? फौजदारी न्यायालय का। आटविक वन विभाग का। सन्निधाता कहाँ का? राजकीय कोषाध्यक्ष। समाहर्ता कहाँ का? राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला आता है पुरोहित। कौन आता है? पुरोहित। पुरोहित कौन है? पुरोहित से आप लोग ऐसे अनुमान लगा रहे होंगे कि मुख्य रूप से जो है मंदिर में धर्म का पूजा पाठ करने वाला अधिकारी होगा, तो नहीं, ये प्रमुख धर्माधिकारी, प्रमुख धर्माधिकारी होता था, प्रमुख धर्माधिकारी। और ये प्रधानमंत्री भी होता था, प्रधानमंत्री भी होता था, प्रमुख धर्माधिकारी। इसका जो कार्य होता था कि जो धर्म के अनुसार कार्यकलाप हो रहे हैं, धर्म मतलब यहाँ पे नहीं, मैंने बताया था कि मौर्य काल में धर्म का मतलब कर्मकांड पूजा पाठ करवाना नहीं होता था, बल्कि एक नैतिकता के आधार पर लोग काम कर रहे हैं या नहीं, वो इसका प्रमुख अर्थ होता था। कि पुरोहित जो है उन लोगों को बताते थे कि भाई तुम जो है सही से काम करो, गलत व्यवहार मत करो, किसी के साथ गलत काम ना करो। तो पुरोहित जो कि क्या होता था? प्रमुख धर्माधिकारी। और इससे तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि मेनली जो है धर्म करके आप इसे नॉर्मल भी वैसे याद रख सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद प्रशास्ता, प्रशास्ता। अब जो ये प्रशास्ता होता था ये कौन होता था? प्रशास्ता यानी कि जैसे प्रशस्ति पत्र होता है तो उस पर क्या होता है? कुछ लिखा होता है ना। तो ये प्रशास्ता ऐसा अधिकारी होता था जो राजकीय आज्ञाओं को लिखता था, या फिर लिखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था, है ना। राजकीय यानी कि रिकॉर्ड रखने वाला, राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी। बात समझ में आ रही है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ तक। ये सभी तीर्थ हैं। ये सब कौन है? ये सब तीर्थ हैं, यानी कि उच्च अधिकारी। जो प्रमुख उच्च अधिकारी हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कितने प्रकार के तीर्थों की बात की गई है? 18 प्रकार के तीर्थों की बात की गई है। और उनके नाम अगर आ जाते हैं तो आप बड़े आराम से उनके विभाग का अनुमान लगा सकते हैं, रटने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ये समाहर्ता कौन है? राजस्व विभाग। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, दोनों एक समान, एक मतलब फाइनेंस से संबंध रखते हैं, वित्त से संबंध रखते हैं। आटविक जो कि वन विभाग का प्रधानमंत्री है। प्रदेष्टा और व्यवहारिक दोनों न्यायालय से संबंध रखते हैं, एक फौजदारी से एक दीवानी से है। पुरोहित जो कि धर्माधिकारी है, और प्रशस्ता जो कि राज्य आज्ञाओं को लिख सकता है, यानी कि प्रशस्ति पत्र जिसपे लिखा होता है कुछ, उसके आधार पर होता है। तो यहाँ पर रटने वाली कोई भी बात नहीं है। इसके बाद जो अध्यक्ष और उससे संबंधित विभाग है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा कि कौन कौन से हैं। तो देखिए इन सबसे जो है मैं प्रश्न भी पूछूंगा अंत में, तो आप लोग जो है साथ में इनको जो है याद करते हुए चलिए। ऐसा नहीं है कि बस लिखते हुए चले गए और बस हो गया काम हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इन सब से वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं, और इसीलिए मैं इनको आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था या जो धार्मिक व्यवस्था है मौर्य साम्राज्य की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक व्यवस्था क्या कहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस चीज़ों को मैं आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन समझाने का पूरा कार्य कर रहा हूँ। तो जो अध्यक्ष थे, जो कि 26 प्रकार के अध्यक्ष थे, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अक्सर पूछा गया है, पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए कि पोतवाध्यक्ष जो है वो
कौन होता था, वो कौन होता था, पोतवाध्यक्ष कौन होता था, कई बार पूछा गया। पोतवाध्यक्ष होता था मापतौल का अध्यक्ष। कौन होता था, मापतौल का अध्यक्ष होता था। यानी कि जो बाट वगैरह होते थे उसका मेजरमेंट कैसे हो, कैसे सही बाट हो, कैसे तराजू वगैरह कैसे मापे जाए, जो सड़क मापनी है या जमीन मापनी है तो उसका कंसेप्ट क्या हो, तो उसकी देखरेख करने के लिए पोतवा अध्यक्ष होता था कि कोई गलती या गलत मापन ना हो, बाजार में किसी तरीके की घटतौली ना हो, उन पर वह कार्य करता था। एक प्रणयाध्यक्ष होता था, प्रणयाध्यक्ष। तो जो प्रणयाध्यक्ष है वो कौन होता था, प्रणयाध्यक्ष का मतलब कौन होता था प्रणयाध्यक्ष, ये वाणिज्य से संबंध रखता था। कैसे संबंध रखता था, वाणिज्य से, है ना, कॉमर्स से, व्यापार वगैरह से, वाणिज्य का अध्यक्ष कि कितना व्यापार हो रहा है और नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद जो होता है वो कौन होता है, कुप्याध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष कहाँ का अध्यक्ष होता था, ये होता था वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष। वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष। बात समझ में आ रही है, नॉर्मल आराम से लिखते हो चलिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आपको रटना पड़े, है ना। कुप्याध्यक्ष हो गया, एक लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष कौन होता है, इससे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, इससे तो पूछा ही गया है कई बार, प्रणयाध्यक्ष से भी कई बार पूछा गया है, लक्षणाध्यक्ष से भी कई बार पूछा गया। कौन होता था लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का अधिकारी। टकसाल का अधिकारी, टकसाल का अधिकारी। टकसाल मतलब या अध्यक्ष, टकसाल मतलब क्या, टकसाल मतलब जहां पर सिक्के बनते हैं, है ना, तो जो आहत सिक्के बनते थे उनका जो अधिकारी होता था वो उसे क्या कहते थे, लक्षणा अध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे, लक्षणा अध्यक्ष कहते थे। इसके बाद मुद्राध्यक्ष। अब मुद्राध्यक्ष सुन के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो भी नोट वगैरह हो या फिर जो सिक्के वगैरह हो, करेंसी है, उसका अध्यक्ष होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसका अध्यक्ष है, पासपोर्ट का अध्यक्ष है, पासपोर्ट का अध्यक्ष। आम भाषा में बोले तो पासपोर्ट का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति इस राज्य से, हमारे राज्य से किसी दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा है तो सीमा को पार करने के लिए उसके पास एक जो है पासपोर्ट होना चाहिए होता है। जैसे हमारे यहाँ से कोई अगर विदेश जा रहा है तो उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो ये बताए कि हम कहाँ के नागरिक हैं। उसी तरीके से अगर मगध के नागरिकों को किसी दूसरे राज्य में जाना है, किसी दूसरे देश में जाना है, तो उसके पास मगध का पासपोर्ट होगा, यानी कि मगध का कोई एक कागज होगा कि ये जो है ये मगध के नागरिक है, ये यहाँ पर व्यापार करने या किसी वजह से आए हैं। तो कौन जारी करता था, मुद्रा अध्यक्ष जारी करता था। इसी तरीके से नवा अध्यक्ष, नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि नाव वगैरह, यानी कि जहाज रानी का अध्यक्ष, जहाज रानी का अध्यक्ष, ठीक है। यानी कि जो भी शिप वगैरह चलती थी हमारी, है ना, मगध की, मुख्य रूप से, हालांकि समुद्र में, महासागरों में तो मगध साम्राज्य का इतना स्कोप नहीं था, लेकिन जो बड़ी बड़ी नदियां थी, गंगा नदी है, सोन है, इनमें जो है नाव का उपयोग बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए किया जाता था। जो आज हम नेशनल वाटरवे 1 देखते हैं, नेशनल वाटरवे 1 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, वो किस पर है, गंगा नदी पर है, जो कि प्रयागराज से कहां तक जाती है, हल्दिया तक जाती है, कलकत्ता में। तो ये कभी जो है मगध के समय, अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इनका जलमार्ग के रूप में उपयोग उस समय भी होता था, ठीक है। तो वहां पर जो भी देखरेख करता था उसे क्या कहते थे, नवा अध्यक्ष कहते थे। इसी तरीके से विविता अध्यक्ष, विविता अध्यक्ष, तो जो विविता अध्यक्ष है ये कौन होता था, चारागाह का अध्यक्ष, चारागाह का अध्यक्ष, यानी कि जो ऐसी लैंड होती थी जिस पर घास उगती थी और वो पशुओं के लिए इस्तेमाल होती थी, जो पशु वगैरह है उसे चरने के लिए आते थे, तो किस किस के पशु चरने आते हैं वहां पर, उसके लिए एक टैक्स लगाया जाता था जिसको विविता अध्यक्ष द्वारा कलेक्ट किया जाता था। इसी तरीके से देखें तो अक्षपटलाध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष,
अक्षपटलाध्यक्ष मतलब कौन होता था अक्षपटलाध्यक्ष? अक्षपटलाध्यक्ष जो है महालेखाकार होता था, महालेखाकार होता था। महालेखाकार मतलब जो आज का आपका कैग है, CAG है, वो होता था। तो ये कुछ प्रमुख ऐसे अध्यक्ष हैं जिनसे आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए मुद्रा अध्यक्ष से कई बार प्रश्न पूछा गया है, कौतवा अध्यक्ष, प्रणयाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष। तो जल्दी से बता दीजिए कौतवा अध्यक्ष कौन है? कौतवा अध्यक्ष मापतौल का अधिकारी है, प्रणयाध्यक्ष वाणिज्य का अधिकारी है, लक्षणाध्यक्ष टकसाल का, मुद्रा अध्यक्ष कहाँ का? पासपोर्ट का। अक्षपटलाध्यक्ष कौन है? महालेखाकार, यानी कि जो भी खर्चे होते थे उनको ऑडिट करता था कि ये खर्चे हुए हैं, कितना कितना खर्चा हुआ है, उसकी रिपोर्ट जो है राजा को देता था। विविता अध्यक्ष चारागाह का, नवा अध्यक्ष नाव यानी कि जहाज रानी का अध्यक्ष, कुप्या अध्यक्ष यानी कि वन का और उसकी संपदा का अध्यक्ष ये होता था। इसके बाद अगर हम देखें तो जो मौर्य काल है, तो मौर्य काल के जो प्रांत हैं, ये तो हमने कुछ अध्यक्षों को देखा, ठीक है। अब इसके बाद जो प्रांत होते थे वो कैसे होते थे और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे देखा गया था, यानी कैसे कैसे उनको बांटा गया था एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए। देखिए इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो है प्रांतों को रटेंगे। मुख्य रूप से शासन की जो व्यवस्था थी, जो मौर्य साम्राज्य में प्रांत हैं, शासन व्यवस्था के लिए या शासन सुविधा के लिए क्या किया गया था कि प्रांतों को मुख्य रूप से जो विशाल साम्राज्य था यहाँ पर शासन की जो सुविधा है उसके लिए, जैसे कि हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, अब यहाँ पर शासन की सुविधा को बनाने के लिए हमने क्या किया है कि राज्यों में हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया। लेकिन भारत क्या है? एक है ना, भारत एक भूमि है, राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं। उसी तरीके से उस समय क्या होता था, उस समय क्या किया गया था, मौर्य साम्राज्य ने क्या किया था, जो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य था उसमें शासन सुविधा अच्छे से हो सके तो इसको जो है प्रांतों में बांट दिया गया था। किसमें बांटा गया था? प्रांतों में विभाजित किया गया था। मुख्य रूप से 5 प्रांत में विभाजित थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अक्सर इनकी राजधानी को लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्राची और अवंती, और एक है आपका कलिंग। क्लियर है? दक्षिणापथ, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची और अवंती, ये जो थे ये मुख्य रूप से थे किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। लेकिन उत्तरापथ की राजधानी क्या है? राजधानी लिख लेते हैं यहीं पे लगे हाथ तो जल्दी से, तक्षशिला। क्या है उत्तरापथ की राजधानी? तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला है। दक्षिणापथ की राजधानी क्या है? दक्षिणापथ की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइए अगर पता हो किसी को तो। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। प्राची यानी कि मध्य देश, प्राची का अर्थ क्या हो सकता है? मध्य देश, या फिर आपके पास आ जाए मध्य देश तो इसका होगा पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। अवंती का क्या है? अवंती का है आपका उज्जैनी, उज्जैनी, ठीक है। और कलिंग का तोशली या तोशाली, जो कलिंग की राजधानी थी। देखिए ये उत्तरापथ से लेकर अवंती तक ये वाला जो कंसेप्ट है ये किसके काल में था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। चंद्रगुप्त के काल में संपूर्ण साम्राज्य को, चंद्रगुप्त के काल में संपूर्ण साम्राज्य को ये 4 भागों में बांटा गया था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची और अवंती। ये किसके काल में है? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है। कलिंग जो आया वो किसके काल में आया? हम सभी जानते हैं, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, अशोक के काल में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पांचों जो हैं या 5 जो प्रांतों में बांटा गया, 5वां प्रांत जो ऐड किया गया वो किसके काल में किया गया? अशोक के काल में किया गया। यानी कि अशोक ने कलिंग को जीता और एक 5वें प्रांत के रूप में स्थापित किया। तो इस तरीके से शासन सुविधा को बांटने को बढ़ावा देने के लिए, शासन सुविधा के लिए क्या किया गया कि प्रांतों को, साम्राज्य को क्या किया गया कि इन 5 भागों में बांटा गया। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची, अवंती और कलिंग के रूप में बांट दिया गया। अब इसमें जो ये 4 थे वो चंद्रगुप्त मौर्य काल में थे और 5वां जो जुड़ा वो अशोक के काल में जुड़ा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तरापथ की राजधानी क्या है? तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, प्राची की पाटलिपुत्र, अवंती की उज्जैनी और कलिंग की तोशली। तो अब इसको ध्यान रखिएगा, ये आराम से जो है प्रश्न आपके यहाँ से उठ जाते हैं। प्रांतों को मुख्य रूप से जो कहा जाता था वो क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में चक्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? प्रांत के लिए। प्रांत के लिए चक्र का
जो है इस्तेमाल किया गया है। और प्रांतों को जो रूल करता था वो कौन करता था? जो राजवंशीय कुमार होते थे, यानी कि राजवंश से उनका संबंध होता था, एक तरीके से राजकुमार टाइप के होते थे, तो उनका जो है वो इसको जो है रेगुलेट करते थे, प्रांतों को रेगुलेट करते थे। जैसे अभी तो हमारे देश में क्या है, हर एक राज्य में सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है। उस समय क्या होता था, जो राजा के वंश से संबंध रखने वाले कुमार होते थे, पुत्र होते थे, वो क्या करते थे, प्रांतों को रेगुलेट करते थे। अब उसी तरीके से प्रांत जो है मंडलों में बटे हुए थे, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर देख ले कि जो ये प्रांत थे, या कहा जाए कि साम्राज्य की जो मगध साम्राज्य है, माफ कीजिए, मगध साम्राज्य नहीं, मौर्य साम्राज्य की सबसे न्यूनतम इकाई है ना, सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी है, उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जो प्रांत हैं, प्रांत किस में बटे हुए हैं? मंडलों में बटे हुए हैं, ठीक है, मंडलों में बटे हुए हैं प्रांत। और मंडलों को रेगुलेट करने के लिए कौन था? अभी मैंने आप लोगों को बताया था पीछे, जो फौजदारी मामले की देख रेख करता था, ठीक है, उसे हम क्या कौन सा अधिकारी बोलते हैं? प्रदिष्ट अधिकारी बोलते हैं, ठीक है, या इसे कमिश्नर कहा जाता है अभी वर्तमान में। तो मंडलों के लिए कौन होता था? प्रदिष्ट जो होता था वो क्या करता था? मंडलों को रेगुलेट करता था। मंडलों के बाद जो मंडल है वो किस में बटे हुए हैं? मंडल जो है वो जिलों में बटे हुए हैं, जिलों में बटे हुए हैं। या फिर इनको जो है आहार के रूप में भी जाना जाता था, या फिर विषय भी कहा जाता था इन्हें। किसे? जो जिले हैं उनको विषय भी कहा जाता था, आहार या विषय कहा जाता था। जिला मैं अब की भाषा में लिख रहा हूं, जो अभी वर्तमान में हम समझते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि किस भाषा में हो गया कि आहार जिला या विषय जो है उसके लिए कौन होता था? उसको विषयपति कहा जाता था, विषयपति मुख्य रूप से कहा जाता था, जो इसका रेगुलेट करता था। अभी जो जिले हैं, ये जिले फिर फर्दर बटे हुए हैं कई गांवों में, जिसको क्या कहा जाता था? स्थानीय कहा जाता था। और स्थानीय जो था वो 800 ग्रामों का समूह होता था। 800 गांव आते थे एक स्थानीय में, एक स्थानीय बराबर 800 गांव आते थे, ठीक है। इसके बाद जो आता था स्थानीय के बाद, उसे कहते थे द्रोण। क्या कहते थे? द्रोणमुख। और जो द्रोणमुख होता था वो कितने ग्रामों का समूह होता था? 400, यानी कि आधा आधा करते चाहिए, 400, 800 का आधा 400 ग्रामों, है ना। 400 ग्राम वैसा मत लिख लेना, वेट वाला नहीं है, गांव वाला है, ठीक है। कभी आप लोग समझे कि ग्राम मतलब 400 ग्राम वेट वाला, ठीक है। द्रोणमुख के बाद क्या होता था? द्रोणमुख के बाद होता था खारवाटिक। खारवाटिक होता था। क्या होता था? खारवाटिक होता था। खारवाटिक जो होता था वो 200 गांव का, गांव ही लिख लो, ग्राम मत लिखो, नहीं तो फिर कभी ग्राम करने लगो आप लोग, ठीक है। तो खारवाटिक क्या होता था? 200 गांवों का एक समूह होता था। इसके बाद खारवाटिक के बाद आता था जिसको हम बोलते हैं संग्रहण। संग्रहण आते थे। संग्रहण कैसे होते थे? संग्रहण 10 गांवों का समूह होता था। ये बहुत छोटा होता था। कितने का होता था? 10 गांव होते थे, इसमें 10 गांव होते थे। अब संग्रहण से भी छोटा क्या होगा? एक गांव होगा। ऊपर की तरफ लिख देता हूं, संग्रहण से भी छोटा क्या होगा? एक गांव होगा, ठीक है, एक गांव होगा। और गांव का अध्यक्ष कौन होता था? गांव के अध्यक्ष को कहा जाता था ग्रामणी। और गांव जो है वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, समझे? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। ग्रामणी जो होता था, ग्रामणी को जो गांव से संबंधित राजस्व इकट्ठा करने, टैक्स कलेक्ट करने, जैसे कि आज भी जो है हमारे गांव के जो प्रधान होते हैं उनको, या जो मुखिया होते हैं गांव के, उनको जो है गांव में टैक्स लगाने और वो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता है, लेकिन लगाते नहीं है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है। तो राजस्व प्राप्त करने, है ना, और इसके साथ ही ग्रामणी की सहायता के लिए एक गोप अधिकारी होता था। कौन होता था? गोप अधिकारी होता था। गोप अधिकारी कौन होता था? ग्रामणी की सहायता के लिए एक राजकीय अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो क्या करता था? जनगणना करता था, गांव की जनगणना करता था। देखिए जनगणना उस समय भी हो रही है।
हदबंदी यानी कि भूमि से संबंधित जो भी माप तौल है, भूमि की देख रेख करना, भूमि का पंजीयन करना, है ना। तो ये सारी चीजें जो है कौन कर रहा है, ये सभी चीजें गोप कर रहा है, गोप अधिकारी कर रहा है, जो कि ग्रामणी की सहायता के लिए एक राजकीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। ग्रामणी कौन होता था? ग्रामणी मुख्य रूप से गांव का कोई वृद्ध व्यक्ति होता था, जिसे गांव वाले चुनकर बना लेते थे कि ये हमारे ग्रामणी हैं, मुखिया हैं गांव के, ठीक है। और जो छोटे मोटे मुद्दे होते थे उनको सुलझाते थे, यानी कि सबसे छोटी, अगर हम देखें तो सबसे छोटा न्यायालय जो होता था वो कौन सा होता था? ग्रामणी का होता था, गांव का होता था। तो इस बात को समझिए कि शासन सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, शासन सुविधा के लिए प्रांतों में बांटा गया, जिसे चक्र कहा जाता है। मंडलों को बांटा गया, जिसका अधिकारी प्रदिष्ट होता है। चक्रों का कौन होता? राजवंशीय कुमार होते थे। मंडलों को बराबर जिलों में, जैसे कि आज हम करते हैं, आज भी तो हम ऐसे ही करते हैं, जिलों में बांटा हुआ है। फिर उन जिलों को प्रॉपर तहसील में बांटा हुआ है, तहसील को भी ब्लॉक में, ब्लॉक भी कुछ जो है छोटे छोटे खंडों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर स्थानीय जो होते थे 800, फिर द्रोणमुख 400, फिर खरवाटिक 200, फिर संग्रहण 10 गांव होते थे उसमें। और उन 10 गांव में एक गांव, सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? एक गांव हो गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता था, या कहा जाए मुखिया कौन होता था, उसे ग्रामणी कहते थे। और उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त होता था, जिसे हम क्या कहते हैं? गोप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गोप। तो जो गोप अधिकारी है वो जनगणना, हदबंदी, भूमि पंजीयन वो उसके लिए होता था। अगर उधर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे गोप लिख देता हूँ। गोप अधिकारी होता था, गोप अधिकारी होता था, जो ग्रामीणी की सहायता के लिए होता था। सबसे छोटा न्यायालय और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? गांव है, ग्राम है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक जो है मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, या उसमें जो शासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य को कितने भागों में और कैसे बांटा गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी थी, ठीक है। न्याय व्यवस्था को देख लेते हैं, ये भी प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा है, न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में जो सर्वोच्च अधिकारी है ना, न्याय व्यवस्था में जो सर्वोच्च है, या जो अंतिम और सर्वोच्च न्यायालय है, जैसे हमारे यहाँ अंतिम सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कौन है? वो हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय को। अब उच्चतम न्यायालय से में भी अगर सजा दे दी गई है तो उसको माफ करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी को है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो मौर्य साम्राज्य में अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करें तो हम पाते हैं क्या? न्याय व्यवस्था में मौर्य सम्राट सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय है। मौर्य सम्राट सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय है, और अंतिम न्यायालय है, समझ गए। जो मौर्य सम्राट है वो सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय, लास्ट अंतिम न्यायालय कौन है? मौर्य सम्राट। तो मौर्य सम्राट अंतिम न्यायालय है, यानी कि जो भी अंतिम फैसला अगर होगा मौर्य यहां तक पहुंचेगा तो वो मौर्य सम्राट, यानी मौर्य सम्राट का फैसला अंतिम होगा, लास्ट होगा। उसके बाद जो है किसी के पास कुछ नहीं जाना होगा, कहीं नहीं जाना होगा। जो मौर्य सम्राट ने कर दिया वो कर दिया, ठीक है। सबसे छोटा जो न्यायालय होता है वो कौन सा होता है? सबसे बड़ा कौन सा हो गया? मौर्य सम्राट का न्यायालय हो गया। सबसे छोटा ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है, अभी मैंने बताया गांव की जो है वो सबसे छोटा न्यायालय। तो ग्राम सभा जो है वो क्या है? सबसे छोटा न्यायालय है, सबसे छोटा न्यायालय। अब ऐसा मत समझिएगा कि ग्राम सभा में कोई फैसला हुआ उसकी सुनवाई के लिए सीधे राजा के पास पहुंच गए, नहीं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि ग्राम सभा में मामला नहीं सुलझा तो कहाँ चले गए? मजिस्ट्रेट कोर्ट में चले गए। मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला नहीं सुलझा तो जिला न्यायालय में चले गए। जिला न्यायालय में नहीं सुलझा तो फिर अब हाई कोर्ट चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, ऐसा हो गया। तो ऐसे यहाँ पे ग्राम सभा में मामला हुआ लेकिन अच्छे से सुनवाई नहीं हुई, मामला नहीं सुलझा ठीक से, तो कहाँ जाता था? संग्रहण में जाता था। संग्रहण न्यायालय होता था। संग्रहण न्यायालय के ऊपर क्या होता था? द्रोणमुख न्यायालय होता था। द्रोणमुख न्यायालय के ऊपर क्या होता? स्थानीय न्यायालय होता था। फिर जिला न्यायालय होता था। फिर उसके बाद मंडल न्यायालय होता था। तब जाकर जो है सम्राट का न्यायालय होता था। तो इन सभी न्यायालयों में क्या होता था? लेकिन सबसे छोटा जो न्यायालय वो कौन सा है? ग्राम सभा वाला न्यायालय है। इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और अर्थशास्त्र में दो तरह के न्यायालयों की बात की गई है। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न कई बार पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं मैं इस समय। अर्थशास्त्र
में जो है दो तरीके के न्यायालयों की बात की गई है। एक कौन सा? धर्म स्थनीय। आज जो है इस टॉपिक को खत्म कर देंगे पूरा, ठीक है। आराम से देखते रहिए, समझते रहिए। आज जो है मैं इस मन से यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ कि आज इसको जो है खत्म ही कर देना है। कितना लंबा खींचेंगे? ज़्यादा लंबा अब नहीं, मतलब कि क्लास को बार बार हम नहीं खींचेंगे लंबा। आज जो है इस प्रशासनिक व्यवस्था को, मौर्य वंश को खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद जो है देखेंगे जो पुष्यमित्र शुंग वंश है। लेकिन उससे पहले जो है मौर्य वंश से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर पर डिस्कशन कर लेंगे। तो आज जो इसी मन से मैं आपके सामने खड़ा हूं कि इस टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। तो वही मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि आप लोग अंत तक बने रहें और पढ़ते रहें। तो इसी चीज को हम आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए, एक जो अर्थशास्त्र है इसमें न्यायालय जो है, न्यायालय दो प्रकार के बताए गए, धर्म स्थनीय और एक कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय, दो तरीके के न्यायालय बताए गए। धर्म स्थनीय न्यायालय जो होते थे वो दीवानी मामलों के लिए होते थे। दीवानी मामले कैसे? मुख्य रूप से जो विवाह से संबंधित मामले हैं, विवाह और स्त्री धन से संबंधित मामले। स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन होता है जो कोई स्त्री अपने साथ विवाह में अपने पिता के घर से कोई संपत्ति या धन लेकर आती है, तो वो स्त्री धन होता है। तो यानी कि ऐसे जो मामले होते थे वो धर्म स्थनीय न्यायालय में सुलझाए जाते थे। कंटक शोधन, अब आपको अनुमान लग ही गया होगा, ये ऐसे मामले होते थे, इसमें फौजदारी मामले होते थे। कैसे मामले होते थे? फौजदारी मामले। मारपीट हो गया या हत्या हो गई, है ना, हत्या या मारपीट वाले जो मामले होते थे वो इसमें सुलझाए जाते थे। किसमें? कंटक शोधन मामले में जो है उसका निर्णय लिया जाता था। इसी तरीके से मौर्य साम्राज्य में गुप्त व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था बड़े ही प्रसिद्ध थी। इसको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। जो गुप्तचर व्यवस्था की अगर हम बात करें यहीं पर इसको निपटा लेते हैं साथ में ही, कि जो गुप्तचर व्यवस्था है उसके बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है। अर्थशास्त्र में जो बताया गया गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, तो इसमें गुप्तचर व्यवस्था के लिए एक गुप्तचर विभाग होता था, गुप्तचर विभाग होता था। और गुप्तचर विभाग का जो एक अध्यक्ष होता था उसे जो है क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में कहा गया महामात्याप सर्प। महामात्याप सर्प। महामात्याप सर्प किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष है, गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? महामात्या सर्प अर्थशास्त्र में बताया गया है। तो जो गुप्तचर होते हैं, गुप्तचरों के लिए अर्थशास्त्र में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि गुप्तचर जो होते थे जासूस जिन्हें कहा जाता है, हम सामान्य भाषा में बोले तो उनके लिए अर्थशास्त्र में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष। अब इसको लेकर प्रश्न कई बार पूछा गया है कि गुप्तचर को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, या मौर्य वंश में या कहा जाए मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता। देखिए, हर एक शब्द से कहीं ना कहीं कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग आराम से इन चीज़ों को जो है नोट डाउन करते रहे। कोई चीज़ अगर ऐसी लगे कि ये समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिएगा। हालांकि इसमें समझने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, बस कुछ शब्द हैं, उन शब्दों को ध्यान में रखना है और इन्हीं से ही प्रश्न बनते हैं और आज तक बनते आ रहे हैं। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो जिसमें जीएस का टर्म है, यानी कि जीएस आपकी आ रही है। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अगर जीएस आ रही है किसी भी परीक्षा में तो उसके लिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमें इसमें इतना पढ़ना है, इसमें इतना पढ़ना है। मैं यहाँ पर जो चीज़ें बता रहा हूँ एक रिसर्च के थ्रू बता रहा हूँ। जो हमारा लक्ष्य एक जीएस सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, इसमें हम चीज़ों को कैसे लेकर आते हैं कि जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और सब में हम देखते हैं कॉमन चीज़ पूछी जाती है। बहुत से लोग इसको अलग अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे आप यूपी बीएड का पेपर दे रहे हो या फिर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपी टेट दे रहे हो, सुपर टेट दे रहे हो, या फिर आप लोग यूपी पुलिस एसआई दे रहे हो, बिहार पुलिस का एसआई दे रहे हो, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट सब वही रहता है। तथ्य तो वही रहेंगे ना, लेकिन पूछने का तरीका बदल जाएगा। आपको कंसेप्ट क्लियर रहता है, चाहे किसी भी एंगल से कैसे भी पूछ ले, आपको जो है आंसर आराम से आपको देना ही होता है। तो इसी तरीके से जो प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है, जो विभाग होता है, यहाँ पे शायद मैंने तो ये बोल दिया आप लोगों की महामात्य सर्प जो होता है वो गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। यहाँ मैंने अध्यक्ष बोल दिया, आप लोगों ने अगर ऐसा लिख दिया है तो उसे काट लीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया है ना, यहाँ पे गलत हो गया। कि क्या गलत हो गया?
कि गुप्तचर विभाग को महामात्य सर्प कहा जाता था, अधिकारी को नहीं। किसको कहा जाता था? महामात्य सर्प किसको कहा जाता? गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। फ्लो में निकल गया है ना। अब यहाँ पर आ जाता है जो गुप्तचरों का जो अध्यक्ष होता था, है ना, अब लिखते हैं, है ना, गुप्तचरों का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्प महामात्य। उसको सर्प महामात्य कहा जाता था, ये अध्यक्ष है, ठीक है। ये गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? महामात्याप सर्प, महामात्याप सर्प। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो वही जो है अध्यक्ष बन जाएगा, सर्प महामात्य, है ना। सर्प को पहले ले आइए और वहां पर सर्प बाद में लगा दिए, महामात्याप सर्प हो गया। कौन? गुप्तचर विभाग को। किसका नाम है ये? गुप्तचर विभाग को। बार बार बोल दे रहा हूं, गुप्तचर विभाग का क्या नाम है? महामात्य सर्प। गुप्तचर विभाग का क्या नाम है? महामात्य सर्प है। अब यहाँ पर महागुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? सर्प महामात्य। क्या कहते हैं? सर्प महामात्य। तो ऐसा नहीं था कि केवल गुप्तचर लोग ही थे, नगर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी जो है एक पुलिस व्यवस्था होती थी। तो उसको जो है अर्थशास्त्र में क्या कहा गया? आप आराम से बस ऐसे लिख लीजिए। पुलिस जो व्यवस्था थी, जो नगर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और उसकी देखरेख के लिए होती थी, उसको कहा गया है रक्षण। क्या कहा गया है? रक्षण कहा गया है। रक्षण किसे कहा गया है? पुलिस। पुलिस जो रक्षा करने वाली है, रक्षण हो गया, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र में कहा गया है। तो ये एक तरीके से न्याय व्यवस्था हो गया, गुप्तचर व्यवस्था हो गई। इसको कई बार पूछा है। गुप्तचर विभाग को क्या कहा गया है? महामात्य सर्प कहा गया है। गुप्तचर विभाग के जो अध्यक्ष है उन्हें क्या कहा गया है? सर्प महामात्य कहा गया है। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटा न्यायालय, मौर्य साम्राज्य का सबसे छोटा न्यायालय कौन सा है? ग्राम सभा है। ग्राम सभा है। सबसे छोटी इकाई मौर्य प्रशासन की कौन सी है? ग्राम है, गांव है, ठीक है। अर्थशास्त्र में कितने न्यायालयों की बात की गई है? 2 न्यायालयों की बात की गई। कौन कौन से न्यायालय? धर्म स्थनीय न्यायालय, कंटक शोधक न्यायालय। किस न्यायालय में दीवानी मामले होते थे? धर्म स्थनीय न्यायालय में होते थे। कंटक शोधक में कौन से होते थे? फौजदारी मामले होते थे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता था? मौर्य सम्राट का न्यायालय। मौर्य सम्राट का जो दरबार होता था वो सर्वोच्च न्यायालय होता था और अंतिम न्यायालय होता था। उसके बाद आपकी सुनवाई कहीं और नहीं होगी। अब राजा के अलावा आप किसी दूसरे प्रदेश में जाकर थोड़ी ना सुनवाई करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ा टैक्स वगैरह, मुद्रा वगैरह जो है वो कौन सा है, फिर उसके बाद जो है एक तरीके से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। लगता है कि काफी समय भी जा रहा है, लेकिन हमें जो है आज ये खत्म करना है। इसको पूरी हिम्मत के साथ जो है हमें अंत तक पहुंचाना है इस टॉपिक को। और अगली क्लास में हम जो है इससे रिलेट करके जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन वो बात तभी करेंगे जब हम इसको आज निपटा लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो पूरे हिम्मत के साथ बैठे रहिए। अगर चीज़ें थोड़ी सी हैवी लग रही हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से जाके चाय की चुस्की लीजिए और वापस आ जाइए, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिए कि आगे भगा ले, स्किप कर ले, तो इससे जो है चीज़ें समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। लिख तो लेंगे लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए तो आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है, तो जो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था है वो क्या है ना। अब अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था, तो भाई जो अर्थव्यवस्था है ना, ये मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर खड़ी थी। ये कहा जाए इसको 3 स्तंभ बताए गए हैं अर्थशास्त्र में कौटिल्य के। कौन कौन से? एक तो कृषि है मुख्य रूप से, और एक पशुपालन है, पशुपालन या और उद्योग कुछ हो सकता है। तीसरा जो होता था वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार, ठीक है। वाणिज्य और व्यापार होता था। कृषि, पशुपालन या उद्योग, वाणिज्य और व्यापार जो है, ये 3 जो है 3 कंसेप्ट को बताया गया है जो कि पिलर होते थे किसके? अर्थशास्त्र के। इनको कहा गया है अर्थशास्त्र में वार्ता। क्या कहा गया है? वार्ता कहा गया है। वार्ता यानी कि वृत्ति का साधन, वृत्ति का साधन। क्या कहा गया? वृत्ति का साधन कहा गया। समझिए, यानी कि जो रोजगार के साधन है वो 3 प्रकार के, यानी 3 स्तंभ मुख्य रूप से देखे जाते थे। इसमें जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है आपका कृषि, ठीक है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा कृषि पर बात कर लेते हैं कि कृषि क्या है। फिर उद्योग में जो मुद्राएं हैं, टकसाल वगैरह हैं, उन पर, व्यापार वगैरह में वो सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए तो अब हम जो है देखते हैं जो कृषि है ना। कृषि जो है मौर्य काल में, जो कृषि
या कहा जाए कि जो मौर्य काल है वह कृषि प्रधान काल है। कैसा है? कृषि प्रधान काल है। ठीक है, कृषि प्रधान काल है मौर्य काल। बात समझ में? यहाँ पर जो कृषि प्रधान रूप से होती थी, मतलब कृषि का व्यवसाय ज्यादा होता था, भूमि उपजाऊ थी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया। मगध, और ऊपर से मगध ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, हर जगह पूरे भारत में कृषि हो रही थी। तो कृषि प्रधान जो है काल था मौर्य साम्राज्य या मौर्यों का काल। जो भूमि होती थी, जो कृषि भूमि होती थी, वह दो रूपों में मुख्य रूप से बटी होती थी। यह कहा जाए कि भूमि पर राज्य और जो कृषक है, किसान है, दोनों का अधिकार होता था। दोनों का क्या होता था? अधिकार होता था। अधिकार एक तो राजकीय भूमि भी होती थी जो केवल राज्य के अधीन, सरकारी भूमि जैसे आज हम बोलते हैं। एक किसान की भी अपनी भूमि होती थी। दोनों का जो है कृषक, दोनों का अधिकार इस पर होता था। राजकीय जो अधिकारी होता था या राजकीय भूमि जो होती थी, उसका एक अधिकारी होता था जो उसकी देखरेख करता था। तो इससे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजकीय जो अधिकारी है भूमि का अधिकार, राजकीय भूमि का अधिकारी, राजकीय भूमि का अधिकारी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते थे सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष, तो इसको ध्यान रखिएगा, कई बार इसको पूछा गया है। राजकीय भूमि का जो अधिकारी होता था उसे क्या कहते हैं? उसे सीता अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सीता अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, सीता अध्यक्ष कहते हैं। इसके बाद अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से कुछ प्रकार की भूमियों का जिक्र किया गया है अर्थशास्त्र में। इससे ही प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमियों का मुख्य रूप से जिक्र किया गया, माफ कीजिए 4 प्रकार की भूमियों का जिक्र मुख्य रूप से किया गया है। एक जो जुती हुई भूमि है, जुती भूमि, इसको जो कहा गया है, इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया क्रस्ट भूमि। क्रस्ट भूमि, इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है क्रस्ट। जो बिना जुती है इसके लिए आक्रस्ट। क्या इस्तेमाल किया गया है? आक्रस्ट भूमि का नाम इस्तेमाल किया गया, आक्रस्ट भूमि कहा गया है इसे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं स्थल। जो स्थल भूमि है उसको क्या कहा गया है? उसको उच्च या ऊंची भूमि, जो ऊंची भूमि होती थी उसको क्या कहा गया है? स्थल कहा गया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए ऐसी भूमि जो बिना वर्षा के अच्छी फसल देती थी, यानी कि ऐसी भूमि जो बिना वर्षा के अच्छी फसल देती थी, उसे क्या कहते हैं? उसे अदेव मात्रक कहते हैं। अदेव मात्रक। अदेव मात्रक किसे कहा जाता था? अदेव मात्रक ऐसी भूमि को कहा जाता था जो बिना वर्षा के भी अच्छी फसल देता हो, है ना, अच्छी फसल की पैदावार होती थी। ऐसी भूमि को क्या कहते थे? आदेव मात्रक। आदेव मात्रक किसके लिए? इधर और लिख देता हूं, आप लोगों को अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो अदेव मात्रक। ठीक है, अदेव मात्रक। तो यहां पर अदेव मात्रक में हम देखते हैं अदेव मात्रक कैसी भूमि है? अदेव मात्रक ऐसी भूमि है जो बिना वर्षा के भी अच्छी फसल दे रही है। बिना वर्षा के अच्छी फसल देने वाली भूमि को क्या कहते हैं? अदेव मात्रक। जुती हुई भूमि को क्या कहते हैं? आक्रष्ट कहते हैं। और बिना जुती हुई भूमि को आक्रष्ट कहते हैं। और स्थल को ऊंची भूमि कहते हैं। इस राजकीय भूमि का जो अधिकारी होता था उसे सीताध्यक्ष कहते हैं। भूमि पर राज्य और किसान दोनों का अधिकार होता था। और मौर्य वंश में या मौर्य काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था। इसी तरीके से कुछ विभिन्न टैक्स लगाए गए थे जो कि भूमि से संबंधित थे, जैसे सीता कर, है ना, या सीता नाम का जो टैक्स है वो किस पर लगाया जाता था? आप कहेंगे भूमि पर लगाया जाता था, लेकिन किस प्रकार की भूमि पर लगाया जाता था? वो लगाया जाता था राजकीय भूमि से जो भी कार्य होते थे उस पर। या कहा जाए कि कर जो सीता है, सीता क्या होता था? सीता होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी उसे सीता कहा, या राजस्व जो प्राप्त होता था उसे क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। क्लियर है यहां तक?
राजकीय भूमि से प्राप्त आय क्या कहलाता है? सीता कहलाता है। सीता शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? टैक्स है ना, एक तरीके से टैक्स है, कर है ये। सीता क्या है? कर है। इसी तरीके से भाग किसे कहा जाता था? भाग उपज का हिस्सा, उपज का जो हिस्सा होता था, उपज का हिस्सा उसे भाग कहते थे। ये कुल उपज का 1/6 होता था। कितना होता था? 1/6 जो है वो राज्य को जाता था, उपज का हिस्सा। भाग किसे कहते हैं? भाग एक प्रकार का टैक्स है जो किस पर होता था? उपज पर होता था। किस पर होता था? उपज पर होता था, जो 1/6 होता था खेत में जो उगने वाली आय। ऐसी बलि, बलि क्या होता था? बलि का मतलब ये नहीं है कि बलि दी जा रही है, किसी जानवर की बलि दी जा रही है, वो नहीं। बलि का मतलब ही एक प्रकार का राजस्व कर था। क्या था? राजस्व कर था। तो इसको ध्यान रखिएगा, बलि को कई बार पूछा गया है, कई बार सीता को पूछा गया है, कई बार बलि को कई बार पूछा गया है। ये प्रश्न इन सबसे बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। हिरण्य अगला हिरण्य, हिरण्य क्या है? हिरण्य है आपका कि ऐसा टैक्स जो नगद रूप में दिया जा रहा है, ठीक है, नगद रूप में दिया जाने वाला टैक्स है हिरण्य। हिरण्य क्या है? हिरण्य अनाज के रूप में ना देकर, अनाज के रूप में ना देकर किस में देना है? नगद रूप में देना है, नगद रूप में कर, ठीक है। यानी कि ये मान लो कि भाग ना देकर क्या देना है? हिरण्य देना है। अगर हिरण्य देंगे तो नगद रूप में देंगे, भाग देंगे तो उपज देंगे। उपज मतलब जो भी आपने अनाज उपजाया है उसका 1/6 हिस्सा आपने दे दिया, ठीक है। हिरण्य एक प्रकार का ऐसा टैक्स हो गया। इसी तरीके से सेतुबंध, सेतुबंध, सेतुबंध क्या होता था? सेतुबंध जो राज्य द्वारा सिंचाई के लिए सुविधाएं दी जाती थी, है ना। राज्य क्या करता था? जो सिंचाई सुविधाएं देता था उस पर लगाया गया एक तरीके से शुल्क था, टैक्स था, ठीक है। सिंचाई सुविधा के लिए कर, है ना, जो टैक्स होता था सिंचाई सुविधा के लिए वो इसमें दिया जाता था। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसे कर हैं जिनसे अक्सर रेगुलर प्रश्न लगातार बनते रहे हैं, और मैं समझता हूं कि यहाँ तक आपको चीजें जो है आराम से याद हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। और ये कितना याद हुई है, कितना समझ में आएंगे, वो तो हम प्रश्न उत्तर जब लेंगे तब अच्छे से आएगा। और अभी लास्ट तक जो लोग बने रहेंगे तो उनसे मैं प्रश्न तो पूछूंगा ही पूछूंगा, और उसमें देखेंगे कि आप लोगों को कितना ध्यान है। और मैं चाहूंगा कि जो लोग देख रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रयास करते रहिए। और अगर आप सीख रहे हैं और चीज़ें याद हो रही हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए जो है और भी अच्छी क्लासेस लेकर आता रहूँगा इसी तरीके से। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अभी जो लोग देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा, शेयर करें और लाइक करें ताकि मनोबल हमारा बढ़ता रहे। और इसी तरीके से जो है आपके सामने और दूसरी क्लासेस भी आए, ज्योग्राफी की आए, पॉलिटी की आए, है ना, इकोनॉमी की भी क्लासेस आए। तो मैं तो चाहता हूँ ये सारी क्लासेस जो हैं आपको मिले, लेकिन बात ये होती है कि थोड़ा मनोबल पुटअप हो, कि हाँ एक बूस्टअप मिले कि हमें जो है इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतना हमारा पहुंच जो है लोगों तक बन गया है, तो वो तभी एक मनोबल बढ़ता है। तो ज़रूरी है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको और भी क्लासेस जो है इसी तरीके से मिल सकती हैं, इन्हीं के साथ मिल सकती है, हर एक घंटे आपको क्लास मिल सकती है, इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। लेकिन ज़रूरी क्या है कि एक दायरा तो हमें देखे, ठीक है। तो शेयर कीजिए जल्दी से। इसके बाद हम देख लेते हैं जो मौर्यकालीन मुद्राएं हैं, है ना, जो अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा है मुद्रा। जो मुद्राएं हैं मौर्यकालीन, वो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 3 हिस्सों में बांटी गई हैं, 3 भागों में बांटी गई हैं। जैसे एक कर्षापर्ण, पर्ण और धारण, ठीक है। कर्षापर्ण, पर्ण और धारण, एक तो ये हो गया। एक सुवर्ण और निष्क हो गया, एक प्रकार की मुद्रा सुवर्ण और निष्क हो गया, ठीक है। सुवर्ण और निष्क हो गया। इसी तरह से अगला क्या हो जाता है? अगला जो कि माशक और काकड़ी, माशक और काकड़ी, समझिए। तो कर्षापर्ण, धारण या पर्ण, ये जो होते थे, ये जो सिक्के होते थे, ये सिक्कों का जो मेटल होता था वो होता था चांदी। ये चांदी के सिक्के होते थे। कैसे होते थे? चांदी के सिक्के होते थे, ठीक है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कर्षापर्ण जो है किस प्रकार का सिक्का है, चांदी का सिक्का है या किस चीज का, या पर्ण या धारण, ठीक है। सुवर्ण या निष्क, सुवर्ण से समझ सकते हैं ये सोने के सिक्के हैं, सोने के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, गोल्ड कॉइन्स। और ये
मासक और काकड़ी तांबे के, कॉपर्स कॉइन, तांबे के सिक्के। समझ गए? तो कर्षापर्ण, पर्ण धारण, सुवर्ण और निष्क, ठीक है, सुवर्ण और निष्क सोने के सिक्के, कर्षापर्ण, पर्ण और धारण चांदी के सिक्के, मासक और काकड़ी तांबे के सिक्के। ध्यान रखिएगा कि जो ये नाम दिए गए हैं वो उनके मेटल्स क्या हैं, क्योंकि ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। निष्क और सुवर्ण सोने के हैं, कर्षापर्ण, पर्ण और धारण चांदी के सिक्के हैं। देखिए पर्ण जो होता था, पर्ण मौर्य वंश का राजकीय मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? राजकीय मुद्रा क्या है? राजकीय मुद्रा पर्ण है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ये पूछा हुआ है कि मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या है? पर्ण है। और पर्ण पर या कहा जाए कि जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं पर कुछ जो छपे होते थे, तीन चीजें छपी हुई होती थी। एक तो अर्धचंद्र, क्या क्या छपा होता था राजकीय मुद्राओं पर, यहां लिख देते हैं, उधर समझ दिख नहीं रहा हो क्या पता। राजकीय मुद्रा, राजकीय जो मुद्रा है इस पर अर्धचंद्र, अर्धचंद्र छपा होता था, मयूर छपा होता था, अर्धचंद्र और मयूर छपा होता था, और इसके साथ ही जो है पर्वत की जो है छपे होते थे। और ये सब कैसे सिक्के होते थे? ये सब होते थे आहत सिक्के, आहत सिक्के होते थे। यानी कि आहत सिक्के मतलब पंच मार्क्ड, इनको जो है ठप्पा मार के जो है क्या किया गया है, ठप्पा मार के बनाया गया है। इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं। अभी हम क्या देखते हैं, अच्छे गोल गोल सिक्के देखते हैं, लेकिन पहले गोल सिक्के कैसे होते थे, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, है ना। तो इनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता था, बस उस पर एक मुहर से ठप्पा सा मार दिया जाता था, और उस मुहर पे कुछ ऐसे ये इनकी आकृति बनी होती थी जो उस पर छप जाया करती थी। तो पर्ण क्या है? राजकीय मुद्रा है, ध्यान रखिए, पर्ण क्या है? राजकीय मुद्रा है। और ये किससे बना होता था? चांदी से बना होता था। कर्षापर्ण, पर्ण और धारण चांदी के सिक्के हैं, सुवर्ण निष्क सोने के सिक्के हैं, मासक और काकड़ी तांबे के सिक्के हैं। राजकीय मुद्राओं पर मुख्य रूप से क्या छपा होता था, या कहा जा सकता है इन मुद्राओं पर जो छपा होता था वो अर्धचंद्र, मयूर और पर्वत ये छपे होते थे। तो ये हम यहाँ तक देखते हैं कि जो सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला जो अधिकारी है, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। निरीक्षण करने वाला, इनका जो इंस्पेक्शन है कि मुद्राएं सही से बनी है या नहीं बनी है, इनका निरीक्षण करने वाला अधिकारी को बोलते थे रूप दर्शक, है ना, रूप दर्शक। रूप या रूपादर्शक आ जाए या रूप दर्शक आ जाए तो घबराना नहीं है ना, एक ही बात है, रूपादर्शक या रूप दर्शक। तो यहाँ पे क्या हो गया कि निरीक्षण करने वाला, यानी कि मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला कि मुद्राएं कितनी सही हैं या गलत है, उनको सही प्रमाणित करने वाले व्यक्ति को क्या कहता है? रूपादर्शक या रूपदर्शक, है ना। रूपदर्शक सुन के तो ऐसा लगेगा कि किसी जो है मतलब किसी के रूप का दर्शन कर रहा है, उसकी मतलब जो है क्या कह रहा है, उसका वो तारीफ कर रहा है ना। तो वो वाला नहीं, यहाँ पे क्या है, रूपादर्शक क्या है? निरीक्षण कर रहा है, किसका, किसके रूप का निरीक्षण कर रहा है? मुद्राओं के रूप का निरीक्षण कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए, तो यहाँ तक ये जो प्रश्न अक्सर जो है पूछा गया है कि रूपादर्शक कौन है, इस प्रश्न को कई बार हमें देखने को मिलता है अलग अलग परीक्षाओं में। तो यहाँ तक जो है मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये प्रशासनिक व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य की, जिनसे हमारे बेसिक और अच्छे प्रश्न उठते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक जो है हमारा जो भी समय गया उसमें हमने अच्छे से समझ लिया कि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो मौर्यों की किस तरह से बनी हुई थी, और इससे हर एक पॉइंट से प्रश्न कई बार पुटअप हुए हैं। तो अगली जो क्लास होगी हमारी, अगली क्लास होगी जो मौर्य साम्राज्य है, मगध साम्राज्य है, मौर्य वंश है मुख्य रूप से, इससे जो भी प्रश्न होंगे उसको हम देखेंगे कैसे इनसे प्रश्न बनते हैं। और ये सारी चीजें जो है मैंने जो भी आप लोगों को करवाई है, इनसे प्रश्न आराम से बनते हैं। तो सप्तांग विचारधारा किसने दी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, सप्तांग विचारधारा किसने दी? सप्तांग विचारधारा किसने दी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। किसने दी है? कौटिल्य ने दी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदेष्टा, प्रदेष्टा कौन होता था? प्रदेष्टा कौन होता था? मंडल अध्यक्ष या फिर न्यायाधीश, फौजदारी मामलों का न्यायाधीश। राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री कौन होता था? जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में, राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री किसे का नाम क्या है? राजस्व विभाग के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। वन विभाग का प्रधान अधिकारी, वन विभाग का प्रधान अधिकारी कौन है? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और माप तौल का अध्यक्ष कौन है? माप तौल का अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। माप तौल का अध्यक्ष कौन है? पोतवा अध्यक्ष। कौन है? पोतवा अध्यक्ष। जल्दी से कमेंट बॉक्स। टकसाल का अध्यक्ष कौन है? देखिए मुद्राएं बन रही है, ये टकसालों में तो बन रही है, इनका अध्यक्ष कौन है? इनका अध्यक्ष कौन है? जल्दी से इनका नाम लिख लीजिए जो टकसालों का अध्यक्ष होगा, ठीक है।
और मुद्राओं का निरीक्षण करने वाला रूपादर्शक है। टकसालों का अध्यक्ष कौन है, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, जो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष है उसे क्या कहते हैं, पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष का क्या नाम था, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए राजकीय कोषाध्यक्ष कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। इन सबका आंसर जो है, इन सभी का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और इससे यही पता चलेगा कि कौन लोग लास्ट तक बने हुए हैं और सुन रहे हैं। मुझे इस बात से ये पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग जो है लास्ट तक बने हुए सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर और वीडियो को अंत तक देखते हैं, क्लास को अंत तक देखते हैं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए अगली कक्षा में मिलते हैं इससे संबंधित और नए और अच्छे प्रश्नों के साथ, जो आपकी परीक्षाओं में आपके लिए सफलता लेकर आएंगे, और जो कि मैं आशा यही करता हूं, और मैं ये आशा भी करता हूं कि आप लोग घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती से आगे की तरफ लेकर जा रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।